अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ड्रग जब हम एक लेते हैं तो उसका पाथवे क्या होता है नॉर्मल, वो बताना चाहूँगी ताकि आपको एक क्लियर व्यू हो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक करने से पहले। तो एक ड्रग अगर हम ओरली ले रहे हैं, जैसे हमने कोई टैबलेट लिया, कोई सिरप लिया, उसके बाद ओरली लेने के बाद पहले वो स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है। पोर्टल सर्कुलेशन से वो आती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये वो मेन जगह है जहाँ पे ड्रग हमारी इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करेगी, जहाँ पे वो काम करना शुरू करेगी। सो इट विल स्टार्ट वर्किंग एट व्हेन इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे पहुँचने के बाद ड्रग अपना असर दिखाएगी। या हमने सर दर्द के लिए लिए या जिस भी चीज़ के लिए लिए, वो यहाँ पहुँच के अपना असर दिखाएगी। तो ये ओरल का पाथवे कि अगर हम एक ड्रग ओरली ले रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं जो भी, लेकिन अगर हम इंजेक्शन ले रहे हैं या हम कोई ड्रिप लगा रहे हैं तो वो वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है इंट्रावीनस, क्योंकि वो हमारी वेन के अंदर होता है डायरेक्टली। तो इंट्रावीनस का मतलब होता है कि डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। उस ड्रग को ये पूरा पाथवे क्रॉस नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाती है। सही है। तो ये नॉर्मल पाथवे है ड्रग का। इंट्रावीनस हम कब यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमें अर्जेंट रिज़ल्ट चाहिए हो। अर्जेंट रिज़ल्ट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बच्चा आ रहा है ओपीडी में डायरिया का, वॉमिटिंग से परेशान, तो वो बच्चा बहुत बेहाल, मतलब उसकी सूरत उसका हाल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब उसके अंदर से डायरिया में क्या होता है, हमारे सारे प्रोटीन, सारी एनर्जी वो फ़ौरन ही वो हो जाती है। तो वो अगर डायरिया का पेशेंट आपके पास ओपीडी में आ रहा है, बच्चा या कोई भी, तो वो बच्चा बहुत परेशान होगा, वो ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, वो कोई ड्रग नहीं लेना चाहेगा। तो उस वक्त हम जो है वो इंट्रावीनस ड्रग को लगाएंगे, वो इंट्रावीनसली ड्रग को लगाएंगे। उस वक्त हम इंट्रावीनस ड्रग को लगाएंगे ताकि वो डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन जाए, क्योंकि हमें अर्जेंट रिजल्ट चाहिए। अब हम उसको ओरली दवा देके हम वेट तो नहीं करेंगे ना कि वो पहले स्टमक से गुजरे, फिर इंटेस्टाइन से गुजरे, फिर पोर्टल सर्कुलेशन से गुजरे, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में और फिर अपने इफेक्ट्स का। इतने में तो बच्चा की डेथ भी हो सकती है। तो हम उसको फिर इंट्रावीनस देते हैं डायरेक्टली इनटू द वेन एंड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसको ये सब नहीं गुजरना होता ड्रग को, एंड इट जस्ट स्किप्स ऑल दी स्टेप्स। अब एक ड्रग डोज भी एक चीज़ होती है, ठीक है। ड्रग डोज है, डोज की बात हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे और इसको हम आगे, जैसे ड्रग डोज है, जैसे एस्पायरिन एक ड्रग है, तो हमें सिर्फ यही पता होगा आप लोगों को अभी तक एस्पिरिन एक पेन किलर है, लेकिन एस्पिरिन बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। एस्पिरिन अगर हम इसको 70 to 85 मिलीग्राम डोसेज में देते हैं तो इट एक्ट्स एज एन एंटी प्लेटलेट एजेंट। जब एंटी प्लेटलेट, जब प्लेटलेट्स बगैर किसी वजह के बने जा रहे हों, तो हम उसको प्लेटलेट की कोई बीमारी हो जाती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो फालतू में प्लेटलेट्स बने, फालतू में क्लॉट्स बने। तो उसके लिए अगर वो किसी इंसान के बाद के बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फंक्शन के बाद अक्सर ये साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, तो उनको हम एस्पिरिन दे देते हैं, विच इज़ इन दी डोज 70 to 85 मिलीग्राम डोसेज। तो वो एंटी प्लेटलेट एजेंट के तौर पे काम करती है। वैसे ही अगर हम ड्रग ले रहे हैं 250 to 300 मिलीग्राम की डोसेज में, तो इट एक्ट्स एज एन एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है पेन किलर,
और एंटी इन्फ्लेमेटरी। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। जब हमारे गले में दर्द हो रहा हो, नज़ला हो, तो अगर हम गार्गल्स कर लें एस्पिरिन के तो बहुत सुकून हो जाता है उससे। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो ड्रग डोज इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि एक ड्रग डिफरेंट डोसेस पे क्या क्या काम करती है। ठीक है, ड्रग एक आपने ली, उसके बाद जैसे कि हमने एडमी में जो कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी थे, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया था सबको अलग से। तो जब हमने एक ड्रग ली तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एब्जॉर्प्शन हुई ड्रग की। एब्जॉर्प्शन के बाद वो फिर कंपार्टमेंट्स में जाती है डिफरेंट, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट कंपार्टमेंट में। अब वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में आई है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग फ्री फॉर्म में होती है, फ्री ड्रग होती है। ये वो जगह है जहाँ पे ड्रग ने अपना असर शो करना है। अब फ्री ड्रग है और ड्रग एक और फॉर्म में भी होती है। फ्री ड्रग भी होती है, एक प्रोटीन बाउंड ड्रग भी होती है। प्रोटीन बाउंड ड्रग, प्रोटीन बाउंड ड्रग होने का में जब ड्रग हमारी इस फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो इनर्ट होती है, इट इज़ नॉट एक्टिव। तो वो ड्रग के ऊपर एक प्रोटीन उसको मतलब घेर लेती है, उसके एक्टिव साइट को कवर कर लेती है। जो प्रोटीन है वो उसके एक्टिव साइट को कवर कर लेती है, तो वो इनर्ट हो जाती है, वो एक्टिव नहीं रहती फिर, तो वो काम नहीं कर पाती। और ये इसलिए होता है ताकि एक तो ड्रग बहुत ज़्यादा डोज में अगर अंदर चली जाएगी तो वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकती है। दूसरा इसलिए भी होता है कि जब एक ड्रग हमने ली है उसका असर ख़त्म होने लगे तो फिर ये प्रोटीन बाउंड ड्रग है, वो प्रोटीन छोड़ के फिर ड्रग फ्री फॉर्म में आ जाता है और फिर वो इफ़ेक्ट शो कर देता है थोड़ी देर बाद, जब ड्रग पहली डोज जो हमने ली है वो ख़त्म होने लगे तब। तो इसलिए भी होता है। अब ये ड्रग हो गई, यहाँ ड्रग हो के फिर हमने कहा था कि पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे एडमी के कि पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होती है। तो ड्रग अब मेटाबोलाइज होगी, जो कि हमने मेटाबॉलिज्म में कहा था कि वो लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगी ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके हमारी बॉडी से। ड्रग लाइपोफिलिक फॉर्म में नहीं हो सकती, फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे हम एक और टर्मिनोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं जो है कि है क्लियरेंस। तो क्लियरेंस कुछ भी नहीं है, सॉरी ये स्पेलिंग को थोड़ा एरर हो गया, मैं इसको नीचे। क्लियरेंस, अब ये कुछ भी नहीं है। क्लियरेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बस एक्सक्रीशन के आगे आपने लगा देना है पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन है वो हमने डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ ब्लड। तो क्लियरेंस जो है, ये क्लियरेंस है पर यूनिट टाइम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है हमारे पास वो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, तो उसको ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्लियरेंस पर यूनिट टाइम एक्सक्रीशन के एक ड्रग की एक टाइम पे कितनी एक्सक्रीशन हो रही है, ये है। अब हम कुछ दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो कि है बायो अवेलेबिलिटी, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। पहले हम बायो अवेलेबिलिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो बायो अवेलेबिलिटी इज़ बायो, अब वही बात है, आप वर्ड में अगर गौर करें, बायो लाइफ एंड अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल कितनी है। तो द अमाउंट ऑफ ड्रग that reaches the systemic circulation
in an sorry अब यहाँ पे हम दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो एक है बायो अवेलेबिलिटी एंड दूसरी है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। तो पहले हम बायो अवेलेबिलिटी को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद हम फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को देखेंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी, जैसे कि आप वर्ड पे अगर गौर करें, बायो मीन्स लाइफ एंड अवेलेबिलिटी मीन्स अवेलेबल। तो अवेलेबल टू द बॉडी, सही है। अमाउंट ऑफ ड्रग that reaches the systemic circulation in an unchanged form. in an unchanged form, ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है लिवर के अंदर, तो वो फिर लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके। अब जैसे हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में ड्रग जाता है, तो वो लिवर से भी पास करता है। और जब वो लिवर से पास करता है तो फिर वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, थोड़े बहुत ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है। तो जो फर्स्ट टाइम जब ड्रग हमारा लिवर से क्रॉस करे, फर्स्ट टाइम क्रॉस द लिवर, तो जो ड्रग जब वो लिवर से क्रॉस करती है ना ड्रग, तो वो लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हो जाती है और फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है, लेकिन जब भी वो लिवर से गुजरेगी, सही है, ये नॉर्मल पाथवे है। तो ये तो हो गया ड्रग एक्सक्रीट हो रही है, तो ये चेंज हो रही है ना, लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में जो ये कन्वर्ट हो रही है, तो ये चेंज हो रही है, तो ये चेंज हो गई। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं कि जो अवेलेबल है, अवेलेबल टू द बॉडी, तो जो अनचेंज फॉर्म में रह गई, ये तो चेंज होके चली गई, एक्सक्रीट हो गई, लेकिन जो अनचेंज फॉर्म में रह गई वो हमारी बायो अवेलेबिलिटी है। तो ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी को हमने डिफ़ाइन कर दिया। और जैसे हमने अभी नॉर्मल पाथवे पढ़ा था, ये वाला जो हमने नॉर्मल पाथवे पढ़ा था, तो जब एक ड्रग हम ओरली लेते हैं तो वो स्टमक से जाती है, इंटेस्टाइन से जाती है, पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है और फिर अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। और जब हम इंट्रावीनस देते हैं तो वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, ये सब इस सब पाथवे से नहीं गुजरती। तो इसलिए जब हम इंट्रावीनस देखें अगर, तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। और ओरली अगर हम देखें, क्योंकि वो इतने सारे स्टेप से गुजरती है, तो ओरली हमारी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और इंट्रावीनस 100% होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया बायो अवेलेबिलिटी को। अब हम देखेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट। अब फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? प्री सिस्टमिक सर्कुलेशन भी, एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको, एलिमिनेशन। अब यहाँ पे ये जो हमने एक पाथवे शो किया है कि जो नॉर्मली ड्रग का ये पाथवे होता है, तो जो अनचेंज रह गई उसको तो हमने बायो अवेलेबिलिटी कह दिया। अब जो जब ड्रग चेंज हो रही है, जो हम कह रहे हैं कि वो लिवर से गुजरी, लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हुई, फिर वो एक्सक्रीट हो गई, तो जो चेंज आ रहा है ना, वो हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो अमाउंट ऑफ ड्रग that changes to inactive form
when passes through the liver for the first time। यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसको यही बात करेंगे फ़र्स्ट टाइम जो जब एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर लिवर में गई, लिवर से उसकी मेटाबॉलिज्म हुई, वो एक्सक्रीट आउट हो गई, जो अनचेंज रह गई वो हमारी बायो अवेलेबिलिटी है, जो चेंज हो गई वो हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट है। सही है, तो चेंज, ये देखें यहाँ पे हमने चेंज लिखा है और डेफिनेशन में भी चेंज आया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पास इफेक्ट कि वो चेंज टू इनएक्टिव फॉर्म, लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हो रही है तो वो इनएक्टिव फॉर्म हो गई है। अब हमारी सेल मेम्ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो चेंज हो गई, चेंजेस टू इनएक्टिव फॉर्म व्हेन पासेस थ्रू द लिवर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पूरा पाथ में हमने आपको बताया कि वो किस तरह से क्रॉस कर रही है, किस तरह से एक्सक्रीट हो रही है, इनएक्टिव हो गई। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो, और आगे के टॉपिक्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमने आपको बताया कि सीरीज़ शुरू हो रही है जनरल फार्माकोलॉजी की, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में कुछ टर्म्स इस तरह की यूज़ हुई थी जो कि हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी। सो अगर आपको वो टर्म समझ ना आ रही हो तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।